नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के जो मात्रक हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऊर्जा क्या है। देखिए दोस्तों, जो ऊर्जा है उसको हम परिभाषित करते हैं कार्य करने की क्षमता, कि किसी मशीन वस्तु के द्वारा व्यक्ति के द्वारा जो कार्य करने की जो क्षमता है उसी को ही हम ऊर्जा कहते हैं। कि किसी वस्तु के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से सुन लेंगे कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहा जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता के बराबर होती है, एनर्जी कार्य करने की क्षमता के बराबर होती है। तो किसी वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, मशीन के द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसी को ही हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या मशीन के द्वारा कार्य करने का जो परिमाण होता है, जितना कार्य किया जाता है उसका परिमाण ही ऊर्जा के तुल्य होता है। तो हम दूसरे तरीके से इसको इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि किसी वस्तु, व्यक्ति या मशीन, किसी वस्तु या हम कह सकते हैं व्यक्ति भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मशीन के द्वारा किए गए कार्य के परिमाण, किए गए कार्य के परिमाण को ही ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहां पर आप लोगों को समझना है कि हमने कार्य पढ़ लिया है। जो कार्य होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, मशीन के द्वारा, उसी को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को एकदम क्लियर कर लेना है कि जो ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता ही होती है, कार्य के तुल्य ही होती है। इसका जो मात्रक और विमाएं हैं वो भी कार्य के समान ही होती है। तो अब हम ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर देखेंगे। ऊर्जा भी कार्य के समान अदिश राशि होती है। तो ऊर्जा भी कार्य के समान एक अदिश राशि होती है। तो दोस्तों इसको समझ लेंगे कि ऊर्जा है वो अदिश राशि और कार्य के समान, क्योंकि कार्य भी अदिश राशि होती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा की विमा। ऊर्जा को मोस्टली ई से लिखा जाता है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को यू से भी लिख देते हैं, अलग अलग प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। ऊर्जा की विमा कार्य के विमा की बराबर होती है। ऊर्जा की विमा कार्य की विमा के समान होती है। कार्य की जो भी विमा होती है वही ऊर्जा की विमा होती है, कार्य की विमा के समान होती है दोस्तों। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा है उसकी विमा क्या हो जाएगी? ऊर्जा की जो विमा है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि कार्य की जो विमा होती है वो होती है m1 L2 T-2। तो यहां पर हमारे पास में जो ऊर्जा है उसकी विमा भी क्या आ जाएगी? m1 L2 T-2 हमारे पास में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के मात्रकों की। तो दोस्तों ऊर्जा के मात्रक है उसको हम अच्छे से यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन से मात्रक होते हैं, किस प्रकार से इनको यूज में लेते हैं। ऊर्जा के
मात्रक। दोस्तों जो ऊर्जा का मात्रक है वो एसआई पद्धति में, एसआई या एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है, पद्धति में ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक कार्य के समान होता है और जूल होता है। दोस्तों जूल जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो मात्रक होगा दोस्तों वो है कार्य के समान। कार्य का जो भी मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। दोस्तों जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल इसका मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में होता है। मोस्टली जो कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल ही यूज में लेते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यहां से सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति के अंदर जो ऊर्जा का मान है, मात्रक है, वो भी कार्य के मात्रक के ही समान। ऊर्जा का जो मात्रक है दोस्तों वो होता है अर्ग, अर्ग मात्रक होता है। और सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति के अंदर जो ऊर्जा के मात्रक हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन हम जानते हैं कि एक जो जूल होता है वो बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। तो ये वाला रिलेशन भी आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रखना है, अच्छे से याद करके रखना है। एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। फिर इसके बाद में दोस्तों हम ऊर्जा के जो प्रायोगिक मात्रक है, जो व्यवहारिक मात्रक है, हमारे दैनिक जीवन में जो मात्रक यूज में आते हैं वो हम अब देखने वाले हैं। ऊर्जा के प्रायोगिक मात्रक, ऊर्जा के प्रायोगिक मात्रक, ऊर्जा की जो प्रायोगिक मात्रक है दोस्तों वो क्या क्या होंगे वो अब समझेंगे। देखिए ऊर्जा का एक प्रायोगिक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दोस्तों ईवी से लिखते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ईवी से। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा का ही मात्रक है और ये मोस्टली विद्युत ऊर्जा का मापन करने में प्रयोग में लिया जाता है। इससे हम किसका मापन करते हैं? विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का मापन इसके द्वारा किया जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मापन इसकी सहायता से किया जाता है। आवेशों के मध्य संचित ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। विद्युत ऊर्जा के मापन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल है उसके बीच में क्या संबंध होता है वो समझ लेंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इसको भी आप अच्छे से दिमाग में फिट बिठा लेंगे दोस्तों। ये भी हमारे बार बार यूज में आता रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बार ये दिखने में ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है इसमें, तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई विभवांतर का मात्रक है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कूलाम इंटू वोल्ट जिसको हम जूल कह देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल होता है दोस्तों। एक जो हमारे विद्युत ऊर्जा का ही मापन करने का, विद्युत खर्च का मापन करने का एक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। इसको हम kWh से लिखते हैं और इसे दोस्तों यूनिट भी कहा जाता है। यूनिट भी हमारी साधारण भाषा में कहा जाता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोल देते हैं, यूनिट भी बोल देते हैं। और यह है विद्युत ऊर्जा के खर्च को मापने का मात्रक। विद्युत ऊर्जा के खर्च का मापन इस मात्रक के अंदर किया जाता है दोस्तों। तो यहां पर हम देखेंगे 1 किलोवाट घंटा क्या है। तो जो 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलो का मतलब हो गया 10⁻³ वाट और घंटे का मतलब है 3600 सेकंड। और वाट इंटू जो सेकंड होता है दोस्तों वो होता है जूल के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा 10⁻, देखिए 3 संख्या पहले यहां पर पॉइंट पुट कर देंगे। 3 यहां पर 10⁻ पहले से ही पड़ी है तो 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा हमारे पास में। तो ये है kWh मतलब किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये भी आप लोगों को दिमाग में फिट करके रखना है, इसे भी अच्छे से याद करके रखना है, बार बार यूज में आता है। अंत में हम देखेंगे यहां पर दोस्तों कैलोरी। तो जो ऊर्जा है उसका एक अन्य मात्रक और है कैलोरी
और इसे हम ऊष्मा का मापन करने में प्रयोग में लेते हैं। ऊष्मा का मापन कैलोरी में किया जाता है। तो ऊष्मा के मापन में ऊर्जा का जो मात्रक है दोस्तों वो हम कैलोरी यूज में लेते हैं। तो जो कैलोरी है, तो एक जो कैलोरी होती है दोस्तों वो होती है, कैलोरी को CAL से पुट कर देते हैं, 4.18 जूल के बराबर होती है। कई बार इसको 4.2 जूल भी यूज में ले लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गया है ऊर्जा का एक अन्य मात्रक जिसे हम कैलोरी कह रहे हैं। तो इस यहां तक हमने देख लिया ऊर्जा के मात्रक विमाएं। अब इसके बाद में हम ऊर्जा के विभिन्न रूप यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों अब हम ऊर्जा के कुछ रूप यहां पर देखने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहां पर करेंगे। कुछ ऊर्जाओं को हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। जैसे हम यांत्रिक ऊर्जा को डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें जो गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम आगे के जो वीडियोज है उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर मैं कुछ विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूपों में से। पहला जो रूप है दोस्तों वो है प्रकाश, या इसको हम प्रकाश ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसी ऊर्जा होती है दोस्तों जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, उसी को ही हम कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसी ऊर्जा जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करे, जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करें, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने वाली जो ऊर्जा है उसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ये जो दृष्टि संवेदना है इसका मतलब है कि अर्थात जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई दे, जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई देती है, उसी को ही हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो इसको समझ लेंगे कि ऐसी ऊर्जा जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई देती है, उसी को ही हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। और यहां पर हमने उसको आप लोगों को सामने रखा है। वैसे प्रकाश से रिलेटेड कक्षा 12 के अंदर 3 टॉपिक हैं और उन तीनों टॉपिकों में 3 जो चैप्टर हैं वो मौजूद हैं, उनके अंदर इसके बारे में पूरे डिटेल से अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप लोगों को हम मोटा मोटा आपको इतना समझना है कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है, उसी को ही हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। फिर हम दूसरी जो ऊर्जा है उसके बारे में बात करते हैं, ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा भी दोस्तों ऐसी ऊर्जा होती है जो सर्वे संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात जिसकी वजह से हमें जो आवाज है वो सुनाई पड़ती है। तो दोस्तों जो ध्वनि ऊर्जा है ऐसी ऊर्जा है जो कानों में सर्वे संवेदना, जिसकी वजह से हमें सुनाई पड़ता हो, उसको हम कहेंगे ध्वनि ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा जो सर्वे संवेदना उत्पन्न करें, सर्वे संवेदना उत्पन्न करें, तो उसको हम दोस्तों ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। सर्वे संवेदना का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसकी वजह से हमें सुनाई दे, जिसकी वजह से कानों में सुनाई देने वाले कंपन उत्पन्न हो, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। अर्थात जिसकी वजह से आवाज सुनाई पड़े, आवाज सुनाई देती हो, उसको हम कहते हैं दोस्तों ध्वनि ऊर्जा। फिर उसके बाद में हम आगे कुछ और ऊर्जाएं लेते हैं। उसमें देखिए दोस्तों अब है हमारे पास में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, देखिए जो सौर है वो है आकाश में मौजूद पिंडों से रिलेटेड,
अर्थात जो सूर्य है या जो तारे होते हैं दोस्तों, या जो गैलेक्सियां होती है, उनसे प्राप्त जो ऊर्जा होती है, विकिरणों के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य, तारे और गैलेक्सी से उत्पन्न होने वाली विकिरणों की ऊर्जा होती है, उसको हम क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा कहते हैं। विकिरणों की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, उसको हम सौर ऊर्जा कहेंगे। अर्थात जो आकाशीय पिंड होते हैं, जो ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं, जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उनको हम जो विकिरणें वहां से निकलती है, उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो आकाशीय पिंड जैसे सूर्य है, तारा है या गैलेक्सीज हैं, इनसे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, वहां पर नाभिकीय संलयन की घटनाएं घटित हो रही है। तो एक्चुअल में जो नाभिकीय संलयन की घटनाएं हैं, वहां से नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और ये जो नाभिकीय संलयन है, वो भी खुद एक दूसरी प्रकार की ऊर्जा है। इसको हम नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम नाभिकीय ऊर्जा लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो सौर ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न पिंडों से उत्सर्जित होती है। जैसे सूर्य से उत्सर्जित हो रही है, तारे से उत्सर्जित होती है, गैलेक्सी से उत्सर्जित जो एनर्जी है, विकिरणें हैं, उनको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और इन सभी पिंडों के ऊपर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है, और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय ऊर्जा कह देते हैं। इनसे उत्पन्न जो एनर्जी है, उसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। फिर हम अगला जो रूप है ऊर्जा का, वो यहां पर देख रहे हैं। चौथा जो पार्ट है दोस्तों, समझेंगे। जैसे हम चौथा पार्ट ले लेते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय जो ऊर्जा होती है, वो नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी होती है, उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। अब नाभिकीय अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, वो भी हम यहां पर देख लेंगे। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं, या हम कह सकते हैं नाभिकीय घटनाओं, परिघटनाओं, अभिक्रियाएं या परिघटना से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ये जो नाभिकीय ऊर्जा है दोस्तों, वो दो तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जाएं हैं वो दो तरीके से उत्पन्न होगी, नाभिकीय विखंडन से और नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन की जो घटना होती है, उसमें तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सूर्य तारों पर जो ऊर्जाएं उत्पन्न होने का रीजन है, वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। नाभिकीय संलयन की जो घटना है, उसी से ही सूर्य तारों पर ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है, और वो द्रव्यमान में कमी आती है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, यहां पर जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है, उनसे इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन में जैसे परमाणु बम के तहत जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो नाभिकीय विखंडन से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन में भी एक बड़ा नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, तो द्रव्यमान में जो कमी आती है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन नाभिकीय संलयन की जो घटना है, उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ऊर्जा के रूपों में। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रियाओं से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। जैसे जो विद्युत सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये जो एनर्जी है, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं से मिलती है। किनसे मिलेगी? रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें उत्सर्जित भी होती है,
और कई ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिसमें उष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं, उष्माक्षेपी तथा उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो उष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं वो तो उष्मा को ग्रहण करती है, लेकिन जो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है दोस्तों। फिर हम अगला जो इसका प्रकार है वो यहां पर देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी इसको कह रहे हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो वर्ड है वो यंत्र से बना है, और यंत्र का मतलब है कि कोई स्थिति या गति करने वाला उपकरण। तो देखिए दोस्तों, जो किसी वस्तु की स्थिति या गति के कारण से जो एनर्जी संचित होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको समझ लेंगे एक बार कि किसी वस्तु की स्थिति या गति के कारण से जो एनर्जी संचित हो रही है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति या गति के कारण जो एनर्जी संचित होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से भाग हैं? एक तो होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा, जो दूसरा पार्ट है इसका है गतिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, जो स्थिति की वजह से किसी निकाय के विन्यास की वजह से जो एनर्जी संचित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यदि कोई निकाय गति करता है तो उसमें जो एनर्जी संचित होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें पवन ऊर्जा, पवन के बहने की वजह से, गति करने की वजह से वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो एक तरीके की गतिज ऊर्जा ही होती है जो कि अन्य ऊर्जाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ में जब पानी बहता है तो दोस्तों उस बहते हुए पानी से हम टरबाइन घुमाकर भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो जैसे गति की वजह से वो ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही है तो वो गतिज ऊर्जा ही होती है। एक्चुअल में उसका जो मूल रूप होता है वो गतिज ऊर्जा ही होता है दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को यांत्रिक ऊर्जा अच्छे से समझ में आई होगी, और इस यांत्रिक ऊर्जा को डिटेल से हम आगे के वीडियोज में देखने वाले हैं। आप